गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यार ये नई चीज़ स्टार्ट कर रखी है आपके एसएससी सीजीएल को ध्यान में रखते हुए, एसएससी के एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स देने शुरू कर दिए हैं। और ये हमारी क्लास नंबर 2 है। इससे पहले एक क्लास आई हुई है हिस्ट्री की, और ये स्पेशली है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो। और यहाँ पर जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं एमसीक्यूज़ के थ्रू। ठीक है, तो मतलब आपको एमसीक्यूज़ दिए जा रहे हैं, एमसीक्यूज़ के थ्रू एक्सप्लेन किया जाएगा पर्टिकुलरली हर एक क्वेश्चन को। क्योंकि आप जानते हो जो सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है आपके टायर 1 के एग्ज़ाम में, ठीक है, वो करता है आपका जीएस। ठीक है, और जीएस के अंदर आपको ये बात ध्यान रखने वाली है कि आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हो तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपके 15 प्लस क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाएंगे, इस सीरीज़ से मिल जाएंगे। बाद बाकी साइंस के क्वेश्चन और करंट अफेयर के क्वेश्चन अलग से। ठीक है, मतलब साइंस और करंट अफेयर की भी सीरीज स्टार्ट करेंगे, बट फिलहाल के लिए भी जो है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप बढ़िया से ध्यान दोगे तो आपको बहुत फैमिलियर क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर पता भी होंगे, कुछ के नहीं पता होंगे, तो आपको ओवरऑल एक बहुत अच्छा सिनेरियो बन जाएगा आपके दिमाग में कि हमें किस तरीके के क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। एक और बड़ी बात याद रखना बच्चों कि एक अपना बढ़िया सा टाइम टेबल जरूर बना लो बिफोर योर प्रिपरेशन, कि आपको रोज़ कितने घंटे पढ़ना है, और इसे ग्रेजुअली बढ़ाओ। ऐसा मत करो कि ओवर नाइट बढ़ाने की कोशिश करो। धीरे धीरे आज 4 घंटे पढ़े तो कल 4 घंटे पढ़े, एक हफ्ते 2 हफ्ते 4 घंटे पढ़े, फिर उसके बाद 1 घंटा और बढ़ाया। धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो, समय दो पढ़ाई के साथ। ठीक है, दूसरी बात है आप अपनी नोट्स जरूर रखो। नोटबुक जरूरी है आपके पास। अगर आपके नोटबुक नहीं है तो आप फिर पेपर से एक रात पहले कैसे प्रिपरेशन करोगे, कैसे जाके आप अपने आप को एग्ज़ाम के अंदर जितना आपने पिछले 6 महीने 7 महीने 8 महीने में पढ़ा है उसको कैसे परफॉर्म करोगे। इसलिए आपके पास नोट्स होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, क्या? यस, हैप्पीनेस इज़ द की। खुश रहो यार, खुश रहना सबसे बड़ी बात है। सारी टेंशन, सब कुछ आपकी पढ़ाई की जो भी कुछ आपको टेंशन है उसे एक तरार करो, वो होती रहेगी, चलती रहेगी। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि आप अपने आप में खुश भी रहो। अगर आप खुश नहीं हो तो आपको लग रहा है कि मैं एसएससी की नौकरी पालूंगा तो खुश रहूँगा, बिल्कुल नहीं भैया। उसके साथ अलग से प्रॉब्लम अलग आएंगी। हज़ारों बच्चे हैं, हम जानते हैं, कई बच्चों से मिलते हैं, वो नौकरी लेने के बाद भी उतने ही दुखी हैं, क्योंकि दुखी रहने का नौकरी लेने से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो एकदम मतलब टेंशन फ्री होकर के अपनी पढ़ाई पर जितना ज़्यादा आप ध्यान दे पाओगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए क्या रहेगा, बेटर रहेगा। क्लियर है बात? चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखोगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप पहले, अगर आपने पहले पढ़ रखी है पॉलिटी तो आप इसका आंसर दे सकते हो। बिल्कुल ध्यान से समझो, इसका आंसर आप दे सकते हो कि कौन सा कथन सही नहीं है। भाई इसमें से कौन सी बात सही नहीं है। तो हमें पता है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 592 है, 552 है, और बिल्कुल सही बात है 552 होती है। और जबकि यही बात अगर हम राज्यसभा के अंदर करते हैं, ठीक है मेरे लाल, तो राज्यसभा के अंदर कितनी होती है, 250 सीटें होती है। बिल्कुल सही। ठीक है जी, आगे, सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्य ही राज्यसभा में चुनकर आते हैं। बिल्कुल सच्चाई है, पर किस संदर्भ में कई बात है, यूटीज के मामले में। भारत में केंद्र शासित प्रदेश जो है उनकी संख्या है 8, पर उसमें से केवल दिल्ली और पौंडीचेरी 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर भैया की राज्यसभा के सदस्यों को सीट दी गई है। क्लियर बात? आगे देखो, लोकसभा के अध्यक्ष को कोई भी शपथ नहीं लेनी पड़ती, कोई भी शपथ नहीं लेनी पड़ती। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में उसे कोई शपथ नहीं लेनी पड़ती, पर लोकसभा के सदस्य के रूप में वो पहले से क्या ले चुका होता है, शपथ ले चुका होता है। क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष उसी के सदस्यों में से एक बनता है, तो उसकी शपथ का कोई अलग से प्रावधान नहीं कर रखा है। पर यह बात अगर चेयरमैन के लिए आ जाए, कहाँ के चेयरमैन के लिए भाई, राज्यसभा के लिए, तो यहाँ पे आप गलत हो जाओगे। राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो एज ए राष्ट्रपति शपथ लेता है, उपराष्ट्रपति शपथ लेता है। ठीक है, तो इसका आंसर गलत क्या है, ये है आपका सी इसका सही आंसर है। बोल रहा है 65वें संवैधानिक संशोधन के दौरान मत देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटा के 18 साल कर दी गई। ये बात बिल्कुल सही है कि भाई 18 साल पहले उम्र नहीं थी। वोट डालने के लिए आपको कितने साल का होना पड़ रहा था पहले, 21 साल का।
पर इसको अब घटा के कितनी कर दी गई, 18। तो वो करी तो गई है, ये बात तो सही है, पर वो 61वें संवैधानिक संशोधन से करी है। 61 लिख लेना कॉपी में, 61 संवैधानिक संशोधन से क्या कर दिया गया, आपकी उम्र जो वोट डालने की उम्र है उसे 21 साल से घटा करके कितना कर दिया गया, 18 साल कर दिया। क्लियर है बात। जबकि भारत में शादी की जो उम्र है वो ध्यान रखना प्लीज, शादी की जो उम्र है वो लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल है। क्लियर है बात यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजना निम्नलिखित में से कौन करता है। भाई वो कौन है जो इसके इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है, कौन है जो इलेक्शन करवाता है। तो ध्यान रखना इसके इलेक्शन को करवाने की जिम्मेदारी है भारत के निर्वाचन आयोग की। अब देखो निर्वाचन आयोग दो तरीके के, दो स्तर पर काम करता है, एक केंद्र और दूसरा राज्य। केंद्र वाला सभी तरीके के इलेक्शन कराता है, एमपी, एमएलए, राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति, सबके। जबकि राज्य वाला सिर्फ किसके करवाता है, वो करवाता है भैया राज्य आपके नगर निगम के, ठीक है, और आपके क्या कहते हैं दूसरा क्या होती है, पंचायत के, ठीक है। ये दोनों इलेक्शन किसकी जिम्मेदारी पे दे रखे हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के, और केंद्र के पास बाद बाकी सारे इलेक्शन करवाने का राइट होता है। अच्छा, राष्ट्रपति के इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई भसड़ हो जाती है, ठीक है, किसी प्रकार की कोई उपद्रव हो जाता है, लगता है लोगों को ये राष्ट्रपति गलत तरीके से चुना गया है, तो भैया इसका समाधान कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इस बात को देखेगा कि भैया गलती हुई है, और इस बिहाफ पे अगर गलत पाया गया तो राष्ट्रपति के इलेक्शन को क्या किया जाएगा, रद्द कर देगा। ठीक है, याद रखना है बात। क्लियर है बात। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। संवैधानिक अध्यक्ष, देखो अध्यक्ष दो तरीके का होता है, एक जिसके पास पावर है और दूसरा पावर किसी और के पास और काम कोई और कर रहा है, यानी पजामा किसी और के नाम का सिलाया गया, पहन कोई और रहा है। तो भारत में जो राष्ट्रपति है वो संवैधानिक अध्यक्ष है, मतलब सारा काम जो भी कुछ हो रहा है देश के अंदर वो किसके नाम पर हो रहा है, राष्ट्रपति के नाम पे। पर सरकार को कौन चला रहा है, आपकी सरकार को चलाने की जिम्मेदारी किसकी आ गई है, मंत्री परिषद और भैया आपके पीएम की। तो हमारे यहाँ पर जो काम करता है, कार्यकारी रूप से जो काम करता है वो करता है पीएम, जबकि हमारे यहाँ पर जो कार्यकारी मतलब नाम मात्र का जो अध्यक्ष है वो है राष्ट्रपति। और याद रखना इसीलिए हमारे देश में कैसी व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है। जबकि आपको पता होना चाहिए अमेरिका में कैसी व्यवस्था है, राष्ट्रपति वहाँ पर क्या होता है, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है, यानी सारी चीज़ें किसके 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 पावर में चलती हैं, आपके राष्ट्रपति के पावर में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक बात क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो बताओ प्लीज़, कमेंट करके जरूर मुझे बताना अगर कोई डाउट हो तो। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन करने के लिए निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है, किसको शामिल किया जाता है। देखो एक ना कोलाज बनता है जो क्या करता है, राष्ट्रपति को चुनता है। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति में और अमेरिका के राष्ट्रपति में जो फर्क है वो ये है कि भारत का राष्ट्रपति सीधे रूप से नहीं चुना जाता है, जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति सीधा चुना जाता है, सामने से वोट होते हैं, लोग उससे चुनते हैं। क्या रीज़न रहा उसके पीछे, क्योंकि हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति के पास कुछ खास पावर नहीं है और राष्ट्रपति पूरी तरीके से काम को उसके नाम से नहीं, उसके वो करता नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में इतना खर्चा क्यों करना। ठीक है, इसलिए हमने क्या कर दिया, हमने इसके चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से कंडक्ट किया। कैसे करा है, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, और इसी अप्रत्यक्ष रूप से हमने क्या बनाया है, निर्वाचन मंडल बनाया। और उसमें कौन कौन होता है, तो उसमें लोकसभा होती है प्लस राज्यसभा होती है और सभी राज्यों की विधानसभा होती है के सदस्य शामिल होते हैं। साथ ही साथ याद रखना प्लस आपके वो दिल्ली और पौंडीचेरी वाले भी आते हैं यहाँ पर। एक बात और ध्यान रखना, इसमें सिर्फ बात किसकी कर रहे हैं, निर्वाचित सदस्य की। निर्वाचित सदस्य दो तरीके के होते हैं, एक नामांकित
और दूसरे निर्वाचित। नामांकित वो होते हैं जिनको चुना जाता है, जो इलेक्शन के लिए नहीं गए, जिनको ऐसे ही राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा चुन लिया गया है। जबकि निर्वाचित वो होते हैं जो इलेक्शन फेस करके आए हैं। क्लियर बात, चाहे वो राज्यसभा का इलेक्शन फेस करके आए हो, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन फेस करके आए हो। हमारे यहाँ पे राज्यसभा का भी जो इलेक्शन होता है ना मेरे लाल, वो भी कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। जबकि लोकसभा का जो होता है वो कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है। आप सभी लोग दे के आए होगे वोट। क्लियर बात, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई। कहाँ से ली भाई ये विधि, तो ध्यान से समझो। भारत के राष्ट्रपति को हटाने का, यानी इसको क्या करते हैं, उसके पद से क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए, रिमूवल जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है, महाभियोग। और ये कहाँ से लिया गया है, यूएसए के संविधान से उठाया गया है। क्लियर बात। और ये भारत में कहाँ पर है, तो भैया आर्टिकल 61 में है। और इसकी अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के, उसमें आप प्लेलिस्ट मिलेगी, आप वहाँ पर जाकर के क्या कर सकते हो, देख सकते हो। राष्ट्रपति के बारे में पूरी डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है। आगे बढ़ते हैं। संविधान का अनुच्छेद 60 क्या कहता है भाई, किस चीज़ के बारे में बात करता है, तो ध्यान से समझ लो। हमने पढ़ा है कि भारत का उपराष्ट्रपति किस में होता है, ठीक है, 62 में। हमने पढ़ लिया कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग कहाँ पे मिलता है, 61 में। ये भी बात सही है, ठीक है। अच्छा, हमने पढ़ लिया 65 में होता है शायद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति 65 में होता है। चेक कर लेना यार एक बार, डेट वगैरह आर्टिकल में गलत हो तो। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव जो होता है वो 56 में है। तो आपका भाई जो राष्ट्रपति की शपथ है, ठीक है, वो किस में आती है, आर्टिकल 60 में। तो इसका आंसर सही क्या होगा, राष्ट्रपति की शपथ। दिलाता कौन है इसे शपथ, इसे दिलाता है आपका CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर ये भाई साहब ना हो तो भैया जो सीनियर मोस्ट जज है कहाँ का, सुप्रीम कोर्ट का, वो इनको क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति अपना पद छोड़ना चाहते हैं, उनकी बीवी ने कह दिया कि ऐसा है, मुझे राष्ट्रपति वाली नौकरी पसंद नहीं आई तुम्हारी, तुम जाओ रेजिग्नेशन लेटर दे के आओ। तो ये रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा, ये देगा भैया उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को क्या करके आएगा, देखो बाप आप मतलब सब कुछ अच्छा है पर बीवी को नाराज नहीं कर सकते ना आप, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति को क्या दे के आएगा अपनी भाई कि लो भैया ये हम कर नहीं पाएंगे, हमारी बहुरिया नाराज हो रही है, ठीक है। आगे चलो। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद की रिक्ति भरनी होती है कब तक, तो आपकी रिक्ति भरनी होती है 6 महीने के अंदर अंदर। देखो अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, कई सारे कारण हो सकते हैं भाई, मर गया हो, कहीं बाहर गया हो, उसका क्या कहते हैं निधन हो गया हो, मर गया निधन एक ही बात होती है, आपका क्या कहते हैं रेजिग्नेशन लेटर दे दिया हो, या फिर उसने क्या कर दिया हो अपना उस पर महाभियोग चला दिया हो। तो उस कंडीशन में जो गद्दी संभालेगा वो संभालेगा कौन, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट भी खर्च हो गए किसी कारण से तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज। ऐसा क्या हो गया इस देश में, सीनियर मोस्ट जज कि कोई है ही नहीं। और कहाँ का वो जज होना चाहिए आपका, सुप्रीम कोर्ट का, तो वो गद्दी संभालेंगे। अच्छा, अगर मान लो कि 2015 में राष्ट्रपति नियुक्त हुए और 2016 में ही वो क्या हो गए, नहीं रहे, ठीक है, गद्दी पर नहीं बैठे रहे, तो 2016 में कौन वाइस प्रेसिडेंट एज ए क्या बन जाएंगे, प्रेसिडेंट रूप में काम करेंगे। पर कब तक, 2016 के 6 महीने तक सिर्फ, ठीक है। पर ऐसा अमेरिका में नहीं होता। अमेरिका में क्या हो रहा है कि अगर राष्ट्रपति का निधन हो गया और उपराष्ट्रपति क्या बन गया है आपका, आप गद्दी ले ली है, तो वो गद्दी कब तक कंटिन्यू रहेगी, जब तक उसका क्या रहेगा, कार्यकाल रहेगा। यानी कि इस कंडीशन में अगर अमेरिका होता तो 2016 के बाद अगले 4 साल और कौन गद्दी संभालता, वाइस प्रेसिडेंट ही एज अ प्रेसिडेंट काम करता। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो भैया अगर मैंने 104 संवैधानिक संशोधन नहीं पढ़ा होता तो मैं ये कहता कि भाई 14 इसका आंसर है। पर क्योंकि 104 संवैधानिक संशोधन करते हुए क्या कर दिया गया कि जो 2 एंग्लो इंडियन को क्या करते थे, नॉमिनेट करते थे, कहाँ पर, लोकसभा के अंदर, कौन, राष्ट्रपति। ये पावर क्या कर दी गई, अब खत्म कर दी गई। तो अब कितने लोगों को सिर्फ कर सकते हैं, 12 लोगों को, और वो भी कहाँ पर भैया, राज्यसभा के अंदर।
क्लियर है बात यहाँ पर कि राज्यसभा में राज्यसभा में 12 सदस्यों को किया जाएगा। पहले लोकसभा में भी 2 सदस्यों को करते थे जो कि एग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, पर एग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या कर दी गई, 104 संवैधानिक संशोधन से इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं भाई। प्रधानमंत्री का निर्वाचन में किस पद्धति का प्रयोग होता है? ये बात ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री जो है वो रियलिटी में क्या होता है, उसका नियुक्ति की जाती है। उसकी नियुक्ति कौन करता है आपका? पर ये किसी को भी नियुक्त कर सकता है क्या? मैं अगर राष्ट्रपति को जानता हूँ और कहूँ कि भाई साहब हमें प्रधानमंत्री बनवा दो, तो कहेगा अरे छोटी टेंशन मत ले, नहीं, ये नहीं हो सकता। जो पार्टी लोकसभा में क्या होगी लाल मेरे, बहुमत में होगी, ठीक है, उस पार्टी का जो लीडर होगा उसी को ही क्या बनाना पड़ेगा, राष्ट्रपति को पीएम बनाना पड़ेगा। आप कहोगे सर अगर कोई भी बहुमत में नहीं हुआ तो भाई जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, लार्जेस्ट पार्टी जो होगी, उसको भेजेगा। अगर कोई लार्जेस्ट पार्टी भी नहीं है तो जो क्या कहते हैं गठबंधन की सरकार होगी, इसे भेजा। बोला सर वो भी नहीं है, तब ये अपनी मर्जी से किसी को भी क्या चुन सकता है, राष्ट्रपति बना सकता है। पर वो बंदा होगा कहाँ से, संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। क्लियर है मेरे लाल ये बात? चलो जी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74-75 में संदर्भित है, क्या कहा है? तो भैया ये कहता है मंत्री परिषद के बारे में, बोलता है कि एक मंत्री परिषद होगा और जिसका हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति जो है, ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की बात मान के ही काम करेगा, उसकी सलाह पे ही काम करेगा। और ये पक्का कब कर दिया गया, 42वें संवैधानिक संशोधन में। इस संवैधानिक संशोधन को क्या बोलते हैं मेरे लाल, बता दो? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, छोटा संविधान। चलो आगे बढ़े, मैं पानी पी लेता हूं। अब देखो, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या सीमा दी गई है? ध्यान से समझना। अब ध्यान से समझो, राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की एक शक्ति है जो है आपकी आर्टिकल 123 में। अब ये क्या होता है, जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, यानी संसद की बैठक ना चल रही हो, बैठक ही नहीं चल रही। अब मान लो कोई बिल पास कराना है और ये बिल की रिकमेंडेशन कहाँ से आएगी आपके, जाहिर सी बात है मंत्री परिषद से, और संसद तो चल नहीं रही है, तो उस बिल को आर्टिकल 123 की पावर को यूज करते हुए अध्यादेश क्या कर देगा, राष्ट्रपति जारी कर देगा। पर अगर 6 महीने के अंदर अंदर उस पर कोई कानून नहीं बना, किसके, संसद की, ठीक है, संसद का कोई कानून नहीं बना, संसद ने उसे क्या नहीं करा, पारित नहीं करा, तो भैया क्या हो जाएगा, ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है, 6 महीने। क्लियर है बात यहाँ पर? कोई दिक्कत किसी को, कोई भी? चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है? तो देखो गलत वाला ढूंढते, गलत। 61 वाला हमने भी पढ़ा ना, अनुच्छेद किस चीज़ से डील करता है बताओ? महाभियोग से, है ना, आपके इम्पीचमेंट से डील करता है। और अभी महाभियोग को हमने बता दिया कि 61 में डील करता, तो कार्यकाल से तो डील नहीं करता। तो भैया सही तो ये वाला नहीं है, बाद बाकी सारे सही हैं, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति जो होता है भाई वो चेयरमैन होता है, किसका चेयरमैन होता है, किस चीज़ का मेरे लाल, राज्यसभा का। एक बात ध्यान रखना, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ सीक्रेट, इस बंदे का जन्मी, इस पोस्ट का जन्मी क्या हुआ है, चेयरमैन बनने के लिए। क्लियर है बात, आ रही है बात समझ में? चलो, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति, यहाँ सी नहीं है, सी, कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती? भाई कौन सी नियुक्ति नहीं करता है? तो ध्यान से समझो, मैंने अभी क्या बताया था आपको कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है मेरे लाल, उसको कौन चुनता है, लोकसभा के सदस्यों में से ही एक होता है, ठीक है। इसलिए ये बाद बाकी जो है वो सारी की सारी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। पर आपका लोकसभा के सदस्य यानी लोकसभा के अध्यक्ष का क्या होता है, चुनाव होता है, वो भी कहाँ से, लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं।
नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में की गई है? तो पहले समझ लो नीति निर्देशक तत्व। देखो नीति निर्देशक तत्व, सरकार जो नीतियां बनाती है उसके लिए कौन से तत्व उसमें जरूरी हैं, इसका निर्देश देने के लिए हमने आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक कुछ बातें कही हैं कि ये बातें एक नीति के अंदर होनी चाहिए, एक पॉलिसी बनाते वक्त होनी चाहिए। अगर ये बातें हैं तो पॉलिसी एकदम मस्त है, अगर ये बातें नहीं है तो मतलब भाई पॉलिसी ऐसी है ढीली ढाली सी। पर अगर ये बातें नहीं मानी जाएंगी तो आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि इनको क्या नहीं दिए गए है, इनको जुडिशियली टीथ नहीं दिए गए हैं, इनके पास क्या कहते हैं पावर नहीं है कि ये ना पालन करने पर आप सीधा कहाँ जा सको, आप अपनी जुडिशरी न्यायालय जा सको। पर जैसा कि आप जानते हो फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये राय है कि अगर आप कहाँ जा सकते हो, सीधा सुप्रीम कोर्ट। और फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे आते हैं मेरे लाल, आर्टिकल 12 से 35 तक। और 5 से 11 में कौन आता है, तो याद रखना 5 से 11 में आता है आपका सिटीजनशिप। बहुत बढ़िया। भारत में कैसी सिटीजनशिप है मेरे लाल, बहुत अच्छे। एकल, एक मतलब भारत में एक ही तरीके की सिटीजनशिप चलती है, आप सिर्फ भारतीय हो। क्लियर है बात? चलो जी, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, कौन सा सही से नहीं मिला है? हमें पता है कि भैया ये भारत के महान्यायवादी के लिए है, और महान्यायवादी की बात कर रहे हैं हम तो ध्यान रखना ये भारत का क्या है, सबसे बड़ा क्या है बच्चों, लॉ ऑफिसर है। यानी इससे बड़ी कोई लॉ की पोस्ट नहीं है, अटॉर्नी जनरल से बड़ी कोई पोस्ट नहीं है। अच्छा, ये संसद में बैठ सकता है, काम कर सकता है, बोल सकता है, पर वोट नहीं कर सकता। वोटिंग राइट नहीं है भाई साहब के पास। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, भारत के महान्यायवादी के पास काफ़ी सारी शक्तियाँ होती हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी भी कोर्ट में जा कर के भारत सरकार को क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। पर जब बात आती है कहाँ पर, आर्टिकल 165 की, तो ध्यान रखना ये डील करता है राज्य के अधिवक्ता का। ठीक है, अधिवक्ता ये कौन है भाई साहब, तो ध्यान रखना ये होता है आपका राज्य के अंदर सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर। ठीक है, यानी ये हाई कोर्ट में जा सकता है। अच्छा, मुझे अगर महान्यायवादी बनना है तो कैसे बनूंगा, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की जो योग्यता है वही महान्यायवादी बनने की है, और राज्य के महाधिवक्ता बनने के लिए हाई कोर्ट का क्या बनना पड़ेगा मेरे को, हाई कोर्ट की जज बनने की जो योग्यता है वो महान्यायवादी बनने की। क्लियर बात यहाँ पर, कोई दिक्कत? तो इसी के साथ आज की क्लास हम करते हैं ख़त्म। हाँ, आपके लिए एक छोटी सी बात पूछनी थी, ये 15 क्वेश्चन थे। अगर आप चाहते हो कि मैं 1-1.5 घंटे की वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके बताना, और आप चाहते हो कि 15-15 मिनट की, 20-20, 25-25 मिनट की छोटी छोटी वीडियोस बनाऊं और इसमें 15-20 क्वेश्चन होते रहें, जिससे आपका रिवीजन चलता रहे, तो आप मुझे दोनों ही तरीके आप कमेंट करके बता देना, मैं वैसा ही कर दूंगा जैसा भी आपको पसंद हो। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखो और अपने परिवार का ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो। टेक केयर बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।